मैं हूँ दीन इम्तियाज़। पिछले दिनों हमारे घर के पास एक वाटर पार्क खुला। नया वाटर पार्क खुला था। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, बच्चे बड़े खुश थे। उन्होंने कहा जी हमने उस वाटर पार्क में जाना है। मैं बच्चों को लेके वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश था। और वहाँ पर इतने मज़े मज़े के झूले थे, मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर स्लाइड्स थी और बड़े और किस्म के झूले थे। तो बच्चे कहते जी हमने तो वाटर स्लाइड लेनी है। तो बच्चे वहाँ पर वाटर स्लाइड्स लेना शुरू हो गए। वहाँ पर हर किस्म की वाटर स्लाइड थी। छोटी वाटर स्लाइड भी थी, बड़ी वाटर स्लाइड भी थी और बहुत बड़ी वाटर स्लाइड भी थी। तो यहाँ पर आपको मैं एक छोटी वाटर स्लाइड दिखा रहा हूँ, पर इसके साथ साथ वहाँ पर इससे बड़ी इस किस्म की वाटर स्लाइड देखिए। ये देखिए कितनी बड़ी वाटर स्लाइड है। यहाँ से शुरू होते हैं, बच्चा यहाँ पर शुरू होता है बैठ के और फिर वो आता 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 नीचे तक आ जाता है। तो मैंने सोचा कि दुनिया में और किस किस्म की वाटर स्लाइड्स होती हैं, वो भी तो हमें देखनी चाहिए, उनका डिज़ाइन भी देखना चाहिए। इसके साथ एक छोटी वाटर स्लाइड है जिसमें ये लोग स्लाइड ले रहे हैं। तो जब मैंने दुनिया में देखा कि और किस किस्म की स्लाइड्स होती हैं, तो मुझे पता चला ऐसी स्लाइड्स भी होती हैं। देखें कितनी डिज़ाइन वाली है वाटर स्लाइड के। यहाँ पर जाके स्लाइड लेते हैं और फिर आप नीचे आते हैं, नीचे आके फिर आप सर्कल में घूमते हैं और फिर आप जाते हैं। कितना मज़ा आता होगा इस स्लाइड पे। और कैसी होती हैं? ऐसी भी होती हैं। ये देखें ये कितनी मज़े की 3 स्लाइड्स जो हैं, बल्कि 4 स्लाइड्स जो हैं ये लगी हुई हैं। और इसमें आप सर्कल भी, ये देखें ये सर्कुलर पाथ भी है, यानी आप यहाँ से स्लाइड लेते हैं, आते 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 हैं यहाँ से घूमते हैं, फिर घूमते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। अच्छा, पर आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तरीन स्लाइड्स कहाँ पर है? दुनिया की जो सबसे बड़ी स्लाइड कुछ अरसे पहले कहा जाता था, वो एक मुल्क में होती है जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील, ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है? ये देखें ये ब्राज़ील है। ये जितना मैंने रेड कलर किया हुआ है ये सारा का सारा ब्राज़ील है। ठीक है जी। और ये साउथ अमेरिका है, ये जनूबी अमेरिका है। साउथ अमेरिका जनूबी अमेरिका है, ठीक है। उसका एक मुल्क है ब्राज़ील। और उसमें पता है कितनी बड़ी स्लाइड है? अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आपने गौर से देखनी है। ये देखें जी, ये वो स्लाइड है जिस पर जब कोई स्लाइड लेने लगता है तो उसको देखेंगे क्या हाल हो जाता है उसका। वो तैयार होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप वेब स्लाइड है। स्टीप का मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा खड़ी हुई स्लाइड है जिस पे आप बहुत तेज़ी से मूव करते हैं नीचे। ये है वो स्लाइड जिसको कहते हैं इंसेनो। इंसेनो जो स्लाइड है वो 134 फीट बड़ी है। 134 फीट बड़ी है। और जब यहाँ से आते हैं तो इंसान बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। देखो ये कितनी, बिल्कुल भी ये स्लाइड नहीं लग रही है, तो ऐसे लग रहा है किसी ने कोई दीवार बना दी है, बिल्कुल नीचे सीधी आ रही है। तो जब आप यहाँ पर आते हो तो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, बहुत तेज़ी से। पर इसके बाद एक और वेब स्लाइड जो है वो भी बनाई गई, वाटर स्लाइड, और वो इससे भी ऊंची है, इससे भी बड़ी है। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है वेरेक। अब आप इस स्लाइड को अगर देखें तो ये वो स्लाइड है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपको 2 स्लाइड्स, यहाँ से आप लेते हैं, आप यहाँ से नीचे आते हैं और फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए ये स्लाइड जो है दोबारा आती है नीचे। और ये कितनी ऊंची स्लाइड है? ये 168 फीट ऊंची है। 168, वो कितनी ऊंची थी? 134 फीट। तो ये 168 फीट ऊंची है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड है। और ये स्लाइड जो है ये कैंसस सिटी में अमेरिका में है, अमेरिका के शहर कैंसस में। पर एक सवाल जो बहुत अरसे पहले लोगों के जहन में आया वो ये कि हम स्लाइड पे नीचे क्यों आते हैं? अगर आप इस स्लाइड पे यहाँ पर स्लाइड लें तो आप नीचे क्यों आते हैं? आप ऊपर क्यों नहीं चले जाते? आप बाईं तरफ क्यों नहीं चले जाते? आप दाईं तरफ क्यों नहीं चले जाते? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड नहीं जाते, हमेशा नीचे की तरफ आते हैं। और स्लाइड्स हमेशा बनाई भी ऐसे जाती है, क्यों? क्या कोई स्लाइड ऐसी नहीं बनाई जा सकती जिसमें हम नीचे से बैठें और हम ऊपर की तरफ चले जाएं? तो कभी आपने सोचा है कि हम स्लाइड पे हमेशा नीचे क्यों आते हैं? ये सवाल बहुत अरसे पहले कुछ इंसानों ने सोचा
कि हमेशा हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों आती है। अब आप देखें ये सेब टूटे हैं तो ये ज़मीन की तरफ आके ज़मीन पर गिरते हैं, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चले जाते, आसमान की तरफ क्यों नहीं जाते, या ये हवा में क्यों नहीं रहते। हवा में रहते हैं, उड़ते रहें, पर ये हमेशा ज़मीन की तरफ आते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक साइंसदान था, उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। अब जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसके सर के ऊपर सेब लगे हुए थे। वहाँ से एक सेब टूटा और वो ठा न्यूटन के सर पे आके लगा। न्यूटन एकदम सेब देखा, दरख्त की तरफ, सेब उठाया। उसने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया। हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है। मैं गेंद फेंकता हूँ वो भी ज़मीन की तरफ आ जाती है वापस, मैं जंप करता हूँ वो भी ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो क्यों हर चीज़ ज़मीन की तरफ आती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। तो न्यूटन ने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया। वो साइंसदान था, उसने कहा मैं तो इसका जो इस सवाल का जवाब है वो ढूंढूंगा। तो उसने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, और फिर उसको इसका जवाब मिला। पर उसका सवाल क्या था, मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वो कहता था कि जब हम कभी भी जंप लगाते हैं, उस वक्त जहाज़ तो नहीं थे, पर वो ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से, हम किसी दीवार से जंप लगाते हैं, किसी ब्रिज से जंप लगाते हैं, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से जंप लगाते हैं, तो हम नीचे ज़मीन की तरफ क्यों आते हैं भाई। हम ऊपर क्यों नहीं जाते, हम आसमान की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, नीचे क्यों आते हैं हमेशा। ये उसका सवाल था। वो कहता है मैं गेंद फेंकता हूँ तो हम नीचे क्यों आते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर मैं कभी जंप लगाऊं तो मैं हवा में ही रह जाऊं, जैसे ये अंकल हैं। ये आपके ख्याल में इनको हमने धागे से बांधा हुआ है या किसी रस्सी से बांधा हुआ है। नहीं, इनको किसी रस्सी से नहीं बांधा हुआ, ये हवा में, और ये हवा में ही रहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी हवा में, और ये तो उल्टे लटक रहे हैं, देखें, ठीक है जी, ये सब हवा में। तो हम ऐसे क्यों नहीं ज़मीन पर रह सकते, क्या वजह है। क्या आपके जहन में कोई वजह आती है इसकी। तो जब न्यूटन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया तो उसको पता चला कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन में पावर है, ज़मीन में कुव्वत है, ज़मीन में ताकत है। वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ज़ोर से खींचती है। और उस फोर्स को, जिससे ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम पता क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो जब आप यहाँ पर जाके खड़े होते हैं ना, यहाँ पे जाके खड़े होकर स्लाइड लेते हैं, तो अब क्या होता है कि ज़मीन आपको ज़ोर से खींचती है अपनी तरफ, तो आप नीचे की तरफ होते हैं। अगर आपको ज़मीन ना खींचे तो फिर आप वहीं पर रहें, ऐसे वहीं पर उड़ते रहें, या आप हो सकता है ऊपर की तरफ भी चले जाएं। क्यों, क्योंकि फिर तो ज़मीन को आपकी तरफ नहीं खींच रही। तो ज़मीन क्या करती है, आपको एक ऐसे जंजीर डालती है आपके गिर्द ऐसा धागा लपेट के आपको अपनी तरफ खींचती है जो आपको नज़र नहीं आता। उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। वो अपनी तरफ आपको पुल करती है, ज़मीन पुल करती है, इसलिए हर चीज़ ज़मीन की तरफ वापस आती है। आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन की तरफ आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर, जहाँ पर हम ज़मीन से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा ताकत से ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचेगी। तो वो जितनी ज़ोर से हमें खींचेगी अपनी तरफ, हम उतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि इस स्लाइड पे हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो ज़मीन हमें बहुत तेज़ी से नीचे खींचेगी। तो हम बड़ी तेज़ी से नीचे आएंगे, स्लाइड भी बड़ी तेज़ होगी, हमें मज़ा आएगा। हम कहेंगे वाह ये तो मज़ा आ गया, इस स्लाइड में तो बहुत मज़ा आया। पर अगर हम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हैं, जिस तरह ये स्लाइड है, तो इस पर तो नहीं इतना मज़ा आएगा। कुछ देर बाद आप कहेंगे ये तो मैं बोर हो गया हूँ, मज़ा ही नहीं आता, मैं ऊपर जाकर वहीं से नीचे आ जाता हूँ, तो ये तो बोरिंग स्लाइड है। तो स्लाइड जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है, उस पर हम बार बार जाते हैं। अब आप ये देखें कि ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये एक बच्चा स्लाइड ले रहा है। तो हमें अब देखना है कि ज़मीन हमारे साथ, ज़मीन की कौन सी फोर्स हमारे ऊपर लग रही है। तो मैंने वो फोर्स यहाँ पे बना दिया इस एरो से, ये देखें, ये एरो से। और वो फोर्स कौन सी, ग्रेविटी की। ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इस वजह से ये स्लाइड पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये ग्रेविटी है। अगर मैं ये स्लाइड जो ऊपर कर दूँ और हाइट पे ले जाऊँ, तो क्या ख्याल है, ज़मीन ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगी। बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे
ज़मीन उतना तेज़ी से, ज़्यादा ताकत से आपको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर गए तो ये फोर्स बहुत बढ़ गई ग्रेविटी की, ज़मीन ने और ज़्यादा ताकत से आपको खींचा, तो आप और ज़्यादा स्पीड से नीचे आएंगे, फ़ौरन नीचे आएंगे। जब आप फ़ौरन नीचे आएंगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। आप कहेंगे ये स्लाइड तो बड़ी मज़े की थी, इसमें तो इतना मज़ा आया है। और ये स्लाइड इतनी मज़े की नहीं थी, ये बोरिंग थी, क्योंकि इसमें मैं स्लो स्लो नीचे आया। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, इसके साथ अब आप ये देखें कि जब आप जंप लगाते हैं, ठीक है, आप जंप लगाते हैं वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ज़मीन आपको खींच रही है, पर आपने भी एक फोर्स लगाई। आपने जंप लगाया, वो फोर्स लगाई ना, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई। ये जो ब्लू एरो में मैंने दिखाया ना, नीले एरो में, ये आपकी फोर्स है। आपने ऊपर की तरफ जंप लगाया, और ये ज़मीन की फोर्स है नीचे। तो अब ज़मीन का एरो बड़ा है ना, ज़मीन की फोर्स ज़्यादा है ना, आपकी फोर्स कम है, इसलिए अब थोड़ी सा ऊपर गए वापस नीचे आ गए, थोड़ा सा ऊपर गए तो वापस नीचे आ गए। पर अगर आप इतनी फोर्स से जंप लगाएं कि ये ब्लू एरो ज़्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, और ये एरो छोटा रह जाए, तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे, फिर आप ऊपर चले जाएंगे। पर अभी आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ज़मीन की ताकत ज़्यादा है और आपकी ताकत कम है। तो ग्रेविटी जो है वो आपको ज़मीन पे वापस ले आ जाती है, वो जीत जाती है आपसे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, अब एक और फोर्स पढ़ते हैं। ये तो वो फोर्स थी जो ज़मीन हम पे लगाती है, एक और फोर्स भी है। आप देखें कई जगह पर मेटल की स्लाइड्स होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिश की हुई स्लाइड्स होती हैं। हम उन पर बैठते हैं और बड़े आराम से नीचे तेज़ी से आ जाते हैं। ठीक है, कितनी मज़े की स्लाइड लग रही है ये, बड़ी मज़े से हम नीचे आ जाते हैं। पर अगर ये स्लाइड कुछ अर्सा हम ऐसे ही छोड़ दें, इस पर बारिश हो, ठीक है, और इस पर हम पेंट ना करें, तो ये कुछ अर्सा बाद इसको जंग लग जाएगा। ये जो मटेरियल है इसको जंग लग जाएगा। इसका मटेरियल कितना था? बिल्कुल नया, न्यू मेटल थी ये। ठीक है, तो मटेरियल का मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है। अब आप देखें यहाँ पर जंग लग गया, तो जंग से क्या हुआ कि ये स्लाइड आप देखें तो ये इसका रंग भी चेंज हो गया, और ये खुरदरी होगी, खुरदरी होगी, रफ होगी, बिल्कुल रफ होगी। अब आप स्लाइड लेंगे तो क्या आप उतनी तेज़ी से नीचे जाएंगे जितनी इससे जाते थे? नहीं, इससे तो बहुत तेज़ी से हम नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल स्मूथ ये सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। पर ये तो रफ सरफेस है। तो जब रफ सरफेस होगी तो आप इतने आराम से तेज़ी से नीचे नहीं जा सकेंगे। तो ये रस्टिंग होती क्या है, अब हम इसको देखते हैं कि ये है क्या। ये देखें, रस्टिंग इस तरीके से आपके जो मेटल्स हैं, स्पेशली जो लोहा है, जो आयरन है, उस पर रस्ट आ जाती है। ठीक है जी, ये देखें, उसमें क्या होता है कि वो जो उसकी सरफेस होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ वो रफ भी हो जाती है, उभर जाती है, छोटी छोटी उभर आ जाती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप में हम वो छोटी सी चीज़ जो है वो यहाँ पर रखते हैं लेंजेस पे, यहाँ पर लेंस लगे होते हैं, और हम यहाँ से देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी नज़र आती है। यानी अगर माइक्रोस्कोप के नीचे हम छोटा सा मच्छर रखेंगे तो वो हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा। तो हम माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा पीस लेके रखते हैं जो कि जिसको जंग लगा हुआ है, जो कि रस्टी है, तो हमें वो कैसा नज़र आएगा। ये देखें, ये हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमें वो ये सा नज़र आया। अब आप देखें इसकी सरफेस, इस पर तो आपको लगता है छोटी 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 जो है ना बम्प्स हैं, पहाड़ियाँ, कितनी रफ सरफेस है इसकी। ठीक है जी, ये देखें, ये भी सरफेस कितनी रफ सरफेस है। तो अब क्या हुआ कि जब इसके ऊपर से कोई चीज़ गुजरती है तो ये जो सरफेस है ये इतनी रफ है, ये उसको आराम से गुजरने नहीं देती। ये उसको आराम से, ये उसके मूवमेंट को, उसके मोशन को या उसकी हरकत को रोकती है। ये सरफेस जो है इस तरह की, अगर ये सरफेस इस तरह की ना होती, प्लेन होती, फिर ना ये उसकी मोशन को रोकती, ये उसकी हरकत को बिल्कुल ना रोकती। पर ये जो सरफेस है ये इतनी रफ है कि अगर इसके ऊपर से कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो अगर आप ये देखेंगे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और ये एक टेबल है नीचे। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमने ब्लॉक जो है, ब्लॉक को फोर्स लगाई कि इसके ऊपर मूव करो। पर अगर आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल यहाँ पर माइक्रोस्कोप रख के देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनके बीच में कुछ थोड़ी सी रफ सरफेस है।
गोया कि ये हमें आँखों से, हमारी आँखों से बड़े पॉलिश्ड सरफेस लगेगी, बड़ी स्मूथ लगेगी, पर फिर भी जब हम नीचे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे या बहुत छोटे लेवल पे जाएंगे तो ये हमें रफ नज़र आएगी। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे वाली सरफेस है वो ऊपर वाली सरफेस की हरकत रोकेगी। ठीक है, वो एक फोर्स लगाएगी जो ऊपर वाली सरफेस की हरकत के मुख्तलिफ डायरेक्शन में होगी, रोकने की डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं जी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कहती है? हमेशा हरकत को रोकती है, हरकत को रोकती है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब हम स्लाइड लेते हैं तो ये हमने, आप समझे कि हमने कपड़े पहने हुए हैं, रबर के कोई आपने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, और नीचे क्या है? ये स्लाइड है, ये स्लाइड की रफ सरफेस है। अब आप देखें ये सरफेस काले रंग वाली जो है कितनी रफ है। ये सरफेस रफ है ना, काफ़ी ज़्यादा। ऊपर वाली सरफेस जब आप पैंट पहन के इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होगा। ये जो खुरदरी सरफेस होगी, ये आपको अगर ज़्यादा खुरदरी होगी तो ये आपको रोकेगी। आपको, आप इस तरफ मूव कर रहे हैं ना एरो की डायरेक्शन में, ये मूव नहीं करने देगी एरो की डायरेक्शन में। ये एक फोर्स लगाएगी जो उसके दूसरी सिमत में होगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में होगी। इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं, और ये आपके मूवमेंट को रोकेगी। ठीक है, तो अब आपको ग्रेविटी का पता चला, ग्रेविटी हमें ज़मीन की तरफ खींचती है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है कि जब भी दो सरफेस आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो वो एक फोर्स पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और वो मूवमेंट को, हरकत को रोकने की कोशिश करती है। और वो वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर उन दोनों सरफेस जो है वो, उनमें से कोई एक या वो दोनों जो है रफ होती है, जिस तरह कि हमने देखा था। अब अगर आप इसके ऊपर लेने की कोशिश करेंगे स्लाइड, तो नीचे जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ग्रेविटी की फोर्स। ज़मीन जो आपको है वो नीचे की तरफ खींच रही है, और ऊपर जो फोर्स है वो कौन सी है? वो फ्रिक्शन की फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपने नीचे की तरफ मूव करना है, तो अब जो ये रस्ट वाली सरफेस है ये आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ फ्रिक्शन जो है वो देगी आपको, और ये आपका मूवमेंट, आपकी हरकत रोकने की कोशिश करेगी। तो ये ग्रेविटी के मुख्तलिफ साइड पर एक्ट करेगी, यहाँ पर एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होगी, ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर होगी या इनमें से कोई एक बड़ी होगी तो आप उस तरफ जाएंगे, अगर ग्रेविटी बड़ी है तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। पर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी होगी फिर आप नीचे नहीं जा सकेंगे, फिर आप उधर रुकेंगे या जो है ना वहाँ पर रुक जाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो दो फोर्सेस एक स्लाइड पर हमारे ऊपर लग रही होती हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ जो सरफेस होती हैं उनके मुख्तलिफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। यानी अगर हम लकड़ी रखेंगे और इस किस्म की लकड़ी रखेंगे तो इसमें बहुत फ्रिक्शन होगी। आप इसके ऊपर स्लाइड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगी। ठीक है जी। आपको हो सकता है कि आप जो है, आपके जो टांगे हैं वो ज़ख्मी भी हो जाएं इस तरह की, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो आपको मिल सकती है। जो पॉलिश सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें मूवमेंट बहुत आसान होती है। जो रफ सरफेस होती है उस पर मूवमेंट मुश्किल होती है, हरकत, और फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अब अगर आप सपोज यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपकी जीन्स की पैंट और जो ये मेटल है इसमें फ्रिक्शन कम होगी, होगी ज़रूर, कम होगी। तो आप बड़ी तेज़ी से नीचे आएंगे क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी आपके ऊपर और फ्रिक्शन कम होगी। पर अगर आप बैजेस लगा लें, इस तरीके के बैजेस लें जो हम 14 अगस्त वगैरह पे लगाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बैजेस लगा लें, कोई 10-12 बैजेस लगा के, और फिर अगर आप इसके ऊपर मूव करें तो क्या आप उतनी स्पीड से मूव करेंगे जितनी स्पीड से आपने पहले किए थे जब आपके बैजेस नहीं लगे थे? नहीं, अब आप ज़्यादा कम स्पीड से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी पैंट की जो सरफेस है इस पर बैजेस लगने से ये रफ हो गई है। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके और ये इस मेटल के बीच में ज़्यादा होगी, तो वो आपकी मूवमेंट को रोकेगी। तो वो जब आपके मूवमेंट को रोकेगी तो आप स्लो स्लो जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ हम एक एक्टिविटी करते हैं, और वो ये कि हमने एक मॉडल बनाना है। मॉडल क्या होता है? जो चीज़ें रियल टाइम होती हैं या दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उन पर काम करने के लिए, हम उनके मुख्तलिफ रिसर्च करने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, जो उस जैसा ही होता है,
पर वो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये स्लाइड का मॉडल है। ये हमने क्या किया, ये स्लाइड थी, ये उसका एक मॉडल बनाया। क्या किया जी, हमने एक पीछे ब्लॉक रख दिया और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है जी। और वो कार्डबोर्ड के ऊपर अब हम कोई भी छोटा सा पीस जो है उसको मूव करवा सकते हैं। तो ये स्लाइड का मॉडल है, ठीक है। अब अगर इस मॉडल पे हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मसलन इसकी हाइट बड़ी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो ये हम स्लाइड पे काम नहीं कर सकते उस तरीके का। क्यों? क्योंकि ये तो फिर नई स्लाइड बनानी पड़ेगी हर मरतबा। पर इस मॉडल के लिए हमें इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर चीज़ का मॉडल बनाते हैं और फिर उसके पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने मॉडल तो बना दिया। अब आपने क्या करना है, आपने कॉइन्स लेने और स्लाइडर्स बनाने। ये एक स्लाइडर है, पेपर लें, पेपर के ऊपर कॉइन लगाएं, किसी पर 1 लगाएं, किसी पे 2 लगाएं, किसी पे 5 लगाएं। अच्छा, ये बोतल का जो आपके पास, हमारे पास नॉर्मल जो बोतल होती है, उसका आपने ढकना लेके और उस पर कॉइन लगा दें। इसी तरीके से आप कोई और शेप बना लें, उस पर कॉइन लगा दें, 1 कॉइन लगा दें, 2 लगा दें। ये स्लाइडर्स हैं आपके, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से ये मुख्तलिफ कॉइन्स रखने हैं। किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, और एक रूलर बीच में रख लेना है। और फिर आपने रूलर एकदम निकाल देना है। नीचे आपने बुक्स रखी हुई हैं, तो आपने देखना है कि सबसे पहले जो कॉइन है वो कौन सा नीचे आता है, ठीक है। और जब आपने वो देखा कि वो कौन सा कॉइन जो है वो नीचे आया, तो फिर आपने सोचना है कि ये कॉइन जो है ये सबसे ज़्यादा नीचे क्यों आया, इसमें कौन सी ऐसी खसूसियत है कि ये नीचे आया। क्या इसका वज़न ज़्यादा था इसलिए ये जल्दी नीचे आ गया, ठीक है, या ये बड़ा था, इसका एरिया ज़्यादा था इसलिए ये नीचे आए। तो आपने ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो अपने लिखने हैं। एक तो ये आपकी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपने इस तरह बुक्स रखनी है और एक बड़ी बुक, या आप इस फ्लिप बोर्ड भी ले सकते हैं, उसको आपने ऐसे रख के उसके ऊपर देखना है कि क्या कोई चीज़ स्लाइड होती है। तो आप देखेंगे कि स्लाइड नहीं हुई। अब आपने इसकी हाइट बढ़ानी है और अब आप यहाँ से देखें कि ये कितने टाइम में स्लाइड होती है। चाहे तो आप काउंट कर लें फिंगर पे 1 2 3 4 5, ठीक है। चाहे तो आप क्लॉक, एक वॉच ले लें और उस वॉच से कैलकुलेट कर लें कि कितने टाइम पर ये यहाँ से यहाँ नीचे तक गया, ठीक है। वो टाइम आपने नोट कर लेना। अब आपने इसकी हाइट और बढ़ा देनी है और फिर आपने वही टाइम जो है वो नोट करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने नोट करना है। आपने ये सोचना है कि जब उसकी हाइट कम थी तो क्या उस वक्त वो जल्दी स्लाइड करके जा रहा था नीचे तक, या जब उसकी हाइट ज़्यादा हुई तो वो उसने जल्दी स्लाइड किया। तो आपने अपना रिज़ल्ट जो है वो लिखना है कि कौन सी हाइट पर कितने, एक बुक की हाइट पर वो ज़्यादा ऊंचा गया, 2 बुक की हाइट पर ज़्यादा ऊंचा गया, 3 बुक की हाइट पर ज़्यादा ऊंचा गया। या इवन आप इसको मेयर भी कर सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। तो आपने देखना है कि हाइट जो है वो अगर ज़्यादा होती जाएगी तो आपका जो ये स्लाइड है ये जल्दी थोड़े टाइम में वो नीचे पहुंच जाएगा। जितनी हाइट ज़्यादा होगी वो उतने थोड़े टाइम में नीचे पहुंच जाएगा, जितनी हाइट कम होगी वो उतने ज़्यादा टाइम में नीचे पहुंच जाएगा।